हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप सभी के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड शू से, जो कि अभी अपनी ब्लाइंड डेट पर पहुँचती है और वो तुरंत ही हमारे इस ड्रामा के मेल लीड सॉन्ग को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि उसका नाम शू है, वो 29 ईयर्स की और एक कार्डियोलॉजिस्ट है। वो क्लियरली बताती है कि उसके पास धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड करने का टाइम नहीं है और वो डायरेक्टली शादी करना चाहती है। और वो से कहती है कि डॉक्टर सॉन्ग, क्या आप भी मुझे सुइटेबल समझते हो तो हम लोग शादी कर सकते हैं। तो ये सुनकर सॉन्ग काफ़ी शॉक होता है और पूछता है कि तुम मुझसे डायरेक्ट फ्लैश मैरिज करना चाहती हो। तो इस पर शू कहती है कि हाँ, और वो फिर सॉन्ग की भी रिक्वायरमेंट्स पूछती है कि उसे कैसी पार्टनर चाहिए। तो वो बताता है कि मैं अभी अब्रॉड से जल्दी आया हूँ, मुझे एक क्लिंगी पार्टनर नहीं चाहिए जो कि हमेशा मुझसे चिपकी रहे। मुझे बस एक ऐसी वाइफ चाहिए जो मेरी फैमिली के सामने डील करने में मेरी मदद करे। तो इस पर शू तुरंत ही एग्री करती है कि वो ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकती है। वो बताती है कि 1.5 महीने बाद उसका रेसिडेंट टाइम कंप्लीट हो जाएगा और तब वो एक अटेंडिंग फिजिशियन बन जाएगी। तो फिर उसके बाद वो दोनों एक गेस्ट की तरह एक साथ एक घर में रह सकते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए, और ये उनका मैरिज लॉन्ग टर्म होगा। और फिर वो तुरंत ही उसे मैरिज एग्रीमेंट पकड़ाते हुए अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह भी दे रही होती है। कहती है कि मुझे तुम्हारी भी रिपोर्ट देखनी है। तो फिर वो कहता है कि हम लोग वीचैट पर ऐड कर लेते हैं, मैं तुम्हें डायरेक्टली फ़ोन पे सेंड कर देता हूँ। फिर सॉन्ग उसे टाइम बताने लगता है कि अभी 3:47 हो रहा है और अगर हम लोग अभी निकलेंगे तो सिविल अफेयर्स ब्यूरो बंद होने के पहले ही टाइम पर पहुँच जाएंगे और अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो ये सुनकर शू भी मान जाती है और फिर दोनों ही अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर यहाँ सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकलते हैं। फिर शू यहाँ से अपना चली जाती है और सॉन्ग से देखते हुए यही सोच रहा होता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि उसने मुझे गलत समझ लिए, मैं तो उसका ब्लाइंड डेट पार्टनर था ही नहीं, पर इतने अच्छे मौके को मैं गवा नहीं सकता था और मैंने पहली बार लाइफ में कोई काम बिना प्लान के किया। फिर शादी के बाद दोनों अपने अपनी लाइफ के काम में बिजी हो जाते हैं और फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि शू यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ जब हॉस्पिटल में काम कर रही होती है तो यहाँ पर सॉन्ग को देखती है और शॉक होती है कि सॉन्ग तो कोई और हॉस्पिटल के लिए काम करता था, तो अब वो यहाँ पर कैसे। तभी शू की फ्रेंड लूसी से एक लड़के जो के बारे में डिस्कस कर रही होती है जो कि उसे पसंद भी करता था और उसकी शादी के पार्टनर के लिए एक अच्छा ऑप्शन था। फिर भी उसने उसे छोड़कर अपनी मॉम के ज़रिए अरेंज किए हुए मैरिज पार्टनर से शादी क्यों कर ली। तो शू अपनी फ्रेंड लूसी को रीज़न बताती है कि उसे डॉक्टर सॉन्ग की सारी रिक्वायरमेंट्स बहुत अच्छी लगी, उसका जॉब भी, उसकी लुक्स भी, इसलिए उसे लगा कि वो उसके लिए परफेक्ट रहेगा, इसलिए उसने तुरंत बिना टाइम गंवाए उसे शादी कर ली। और वो जब सॉन्ग का उसे पूरा नाम बताती है तो उसकी फ्रेंड लूसी को शॉक लगता है और वो शू को बताती है कि तुम्हारी मॉम ने जिस ब्लाइंडेड पार्टनर को अरेंज करी थी उसका नाम सॉन्ग जीवन था और तुमने सॉन्ग चैन से शादी करी हो। तो अब जाकर यहाँ पर शू को शॉक लगता है कि उसने गलत ब्लाइंडेड पार्टनर से शादी कर ली, लेकिन शू को उससे बड़ा शॉक तब लगता है जब वो ये सुनती है कि सॉन्ग अब उसके कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का न्यू हेड बन चुका है। फिर तभी यहाँ कोइंसिडेंटली दोनों आमने सामने आ जाते हैं और सॉन्ग शू को ऐसे देख रहा होता है तो उसके कलीग उससे पूछने लगते हैं कि क्या आप डॉक्टर शू को जानते हो। तो सॉन्ग फिर बताने जा रहा होता है कि वो उसकी वाइफ है। तभी इतने में शू जल्दी से बहाने करके उसे बताने लगती है कि डॉक्टर सॉन्ग, अभी पेशेंट 19 की सर्जरी का टाइम हो गया है तो हम सभी को चलना चाहिए। फिर इसके बाद सॉन्ग एक मीटिंग रखता है जिसमें वो सारे डॉक्टर्स को सर्जरी के बारे में डिस्कशन करता है। फिर सभी मीटिंग के बाद जाने लगते हैं तो यहाँ पर सॉन्ग शू को रोकता है और उसे कहता है कि अगर तुम बिज़ी ना हो तो मेरे साथ चल के बाकी पेशेंट की कंसल्टेशन के लिए चलो। तो शू को मान नहीं पड़ जाता है। फिर उसके बाद वो सॉन्ग से अकेले में बात करती है और फिर वो उसे माफ़ी मांगती है कि उससे बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसने गलती से उसे अपना ब्लाइंडेड समझ ली और डायरेक्टली उसे शादी की बात कर दी थी। पूरी गलती अपने ऊपर ले रही होती है कि मिस्टेक उससे हुई है। तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पहले से पता था कि तुमने मुझे अपना ब्लाइंडेड पार्टनर समझ लियो, पर जैसा कि मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पसंद आई और मुझे लगता है कि हम दोनों एक सुइटेबल मैरिज पार्टनर बन सकते हैं, तो इसलिए मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो शू भी फिर ये सुनकर खुश होती है और फिर शू सॉन्ग को रिक्वेस्ट करती है कि वो हॉस्पिटल में उसकी और अपनी शादी के बारे में अभी किसी को ना बताए। तो सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है। तो शू बताती है कि नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि अगर हमारी शादी के बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोग ये समझेंगे कि मैंने डिपार्टमेंट के हेड से शादी कर ली हूँ, तो मुझे फेवरेटिज्म मिलेगा और लोग फिर इसे गलत समझ लेंगे। और क्योंकि अभी वो दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही है तो कोई भी इसका फ़ायदा उठाकर उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा सकता है ताकि उसकी प्रमोशन ना हो। तो सॉन्ग उसकी बात को अंडरस्टैंड करता है कि वो सही कह रही है, एक फ़ीमेल डॉक्टर के लिए अच्छे से प्रमोशन पा लेना कोई इजी काम नहीं है और अगर इस बीच सभी को उनकी शादी के बारे में पता लगता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो इस शादी को सीक्रेट रखने के लिए मान जाता है।
फिर सॉन्ग इस बारे में शू को बताता है कि उसका एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट अब भी फाइनल हुआ, इसलिए उसने कोई जानबूझ के उससे छुपाया नहीं था कि वो इसी हॉस्पिटल में काम करने वाला है। फिर दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सारी क्लियर हो जाती है और शू जब वहाँ से जाने लगती है तो सॉन्ग उसे जाते हुए देख रहा होता है और वो खुश होता है कि उसकी वाइफ बिल्कुल वैसी है जैसे उसे चाहिए थी और इतनी इंडिपेंडेंट भी है, इतना कि वो उसे हस्बैंड की तरह ट्रीट करना भी ज़रूरी नहीं समझती। फिर जैसे यहाँ पर शू बाहर निकलती है तो उसे उसकी फ्रेंड लूसी मिल जाती है और वो उसे पूछती है कि कहीं डिपार्टमेंट के नए हेड तुम्हें डांट तो नहीं रहे थे। तो शू से क्लियरली बताती है कि जो डिपार्टमेंट का न्यू हेड है वही तो उसका फ्लैश मैरिज वाला हस्बैंड है जिसके साथ उसकी शादी हुई है, और ये बात उसे भी नहीं पता थी कि वो उसके हॉस्पिटल में ही काम करने आने वाला है। तो ये सुनकर तो उसकी फ्रेंड लूसी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाती है कि अभी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, उसका प्रमोशन होने को है, और अगर इसी बीच में किसी को भी पता लगता है कि उसके डिपार्टमेंट के हेड के साथ शादी हुई है तो लोग तो यही समझेंगे कि वो अपने हस्बैंड के दम पर आगे बढ़ रही है। चाहे शू कितनी भी ज़्यादा केपेबल क्यों ना हो, लोग तो उसकी केपेबिलिटी को पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर शू उसे शांत करती है कि इतनी भी ज़्यादा हाइपर मत हो, अभी मैंने और डॉक्टर सॉन्ग ने डिसाइड करें कि हम अपनी इस शादी को सीक्रेट रखने वाले हैं। तो लूसी कहती है कि यानी तुम दोनों के शादी के सीक्रेट के बारे में सिर्फ मैं ही जानती हूँ, सच में इस सीक्रेट को छुपाना अब कितना मुश्किल होगा। लूसी फिर यहाँ शू से गुस्सा होती है कि लेकिन उसने ये बात उससे पहले नहीं बताई। तो शू कहती है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तो अब तो मैंने बता दी, तो चलो मैं तुम्हें वाली के नाते डिनर की ट्रीट देती हूँ। तो लूसी खुशी खुशी मान जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं सॉन्ग अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम पहले से उसका इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे देखते ही फिर उसे टॉन्ट मारने लगती है कि आधा महीना हो गया उसे अब्रॉड से आए हुए और अब वो एक कंपनी में कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का हेड भी बन गया है और अब जाकर उसे याद आ रहा है कि उसका एक घर भी है। तो वो अपनी मॉम को शांत करता है। तो उसकी मॉम फिर उसे पूछ रही होती है कि आखिर वो किसी लड़की को डेट क्यों नहीं करता। उसे कहती है कि कहीं तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है या कोई साइकोलॉजिकल इशू तो नहीं है। वो कहती है कि अगर उसे किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उसे ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, उनके पास पैसों की कमी थोड़ी ना है। तो सॉन्ग कहता है कि मॉम मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सॉन्ग की मॉम उसे एक लड़की के बारे में बताने लगती है जो कि अच्छी भी है, केपेबल भी है, जो कि उसके लायक भी है और वो उसे पसंद भी करती है, तो क्यों ना वो उसी से ही शादी कर ले। उसकी मॉम को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि वो किस लड़की से शादी करे, बस वो यही चाह रही होती है कि कोई लड़की से कर तो ले, नहीं तो वो ऐसे ही सिंगल रहते हुए ओल्ड हो जाएगा। तो फिर सॉन्ग अपनी मॉम को शांत करने के लिए उन्हें बता देता है कि उसने शादी कर लिया है। तो उसकी मॉम तो खुश हो जाती है और जल्दी से पूछने लगती है कि वो लड़की कौन है, वो क्या करती है। तो फिर वो बताता है कि जब उसने यहाँ पर पहले दिन ही काम स्टार्ट किया था तो वो लड़की उसे मिली थी और वो भी जल्दी शादी करना चाहती थी और उसकी रिक्वायरमेंट उसे बहुत अच्छी लगी, दोनों एक दूसरे के अच्छे मैच लगे, तो इसलिए दोनों ने तुरंत ही शादी कर ली। फिर यहाँ पर सॉन्ग की मॉम खुश तो होती है लेकिन उससे गुस्सा भी हो जाती है कि उसने क्या उस लड़की से फ्री में ही शादी कर लिया, कोई शादी का गिफ्ट तो देना ही चाहिए था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। फिर सॉन्ग की मॉम से कहने लगती है कि वो शादी का गिफ्ट तैयार करके उसकी वाइफ से मिलना चाहती है। तो फिर वो अपनी मॉम को भी रोकता है और कहता है कि उसे पहले शू से बात करनी होगी क्योंकि वो भी एक डॉक्टर है और काम में बहुत बिजी रहती है। तो उसकी मॉम मान जाती है कि ठीक है, हमें वैसे भी लड़की के डिसीजन को भी मानना चाहिए, लेकिन वो सॉन्ग से कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किए, बिना उसे कोई प्रॉपर गिफ्ट दिए ऐसे ही तुमने उससे शादी कर ली। फिर दूसरी ओर हम शू को देखते हैं जो कि अपनी टीचर फैंग से मिलने जाती है। दूसरी ओर शू हॉस्पिटल में अपने टीचर फैंग से मिलती है। वो उसकी तारीफ़ करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और अच्छी डॉक्टर है और एक फ़ीमेल डॉक्टर होने के बावजूद वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि उसने आम लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा ही मेहनत करी है। इसलिए वो उसे यही समझा रहे होते हैं कि उसके करियर का इतना इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है तो वो थोड़ी सी भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकती है। उसके टीचर डायरेक्टर फैंग यही चाह रहे होते हैं कि वो रिटायरमेंट होने से पहले उसे प्रोफेसर बनते हुए देखना चाहते हैं। तो शू ने पूरी गारंटी दे दी है कि वो अपनी पूरी बेस्ट देने वाली है। फिर शू को याद आता है कि उसने सॉन्ग से प्रॉमिस करी थी कि वो संडे को उसकी फैमिली से मिलने जाएगी। फिर शू सॉन्ग को मैसेज करके नेक्स्ट डे का प्लान डिस्कस कर लेती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि सुबह 9 बजे वो पार्किंग लॉट में उसे पिक करने आ जाएगा। फिर हॉस्पिटल की जब छुट्टी हो जाती है तो सॉन्ग उसे घर छोड़ने की बात करता है, पर शू यहाँ पर क्योंकि नहीं चाहती है कि उसके किसी भी कलीग को उसके और सॉन्ग के शादी के बारे में पता चले, तो इसलिए वो वेट करती है कि सभी पहले चले जाए और फिर जब सभी चले जाते हैं तो वो दोनों फिर छुप कर साथ यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। फिर दोनों कार में बैठकर जाते हुए इसी बारे में डिस्कस करते हैं और सॉन्ग कहता है कि फिक्र मत करो, अगली बार मैं कार को थोड़ा दूर पार्क करूँगा ताकि कोई भी कलीग की नज़र हम पे ना पड़े। फिर शू से इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही होती है तो सॉन्ग तुरंत ही कार रोक कर उसे समझाने लगता है कि हम अब हस्बैंड वाइफ है तो तुम्हें छोटी छोटी बात के लिए थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो शू कहती है कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। फिर शू सॉन्ग से कहती है कि उसे उसकी फैमिली से मिलने जाने के लिए गिफ्ट खरीदना है। तो वो कहता है कि उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही सब खरीद लिया हूँ।
क्योंकि तुम काम में बिजी थी तो इसलिए मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। फिक्र करने की बात नहीं है, मैंने अपनी फैमिली की पसंद के हिसाब से गिफ्ट ले लिया हूँ, तो सब कुछ अरेंज है। तो वो सोचती है कि इसने तो सारे अरेंजमेंट खुद ही कर लिया, तो लगता है इसे बस मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है कि मुझे बस इसकी फैमिली से डील करना है। फिर रास्ते में जाते हुए सॉन्ग नोटिस करता है कि शू के नेक में बहुत पेन हो रहा है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो लगातार सर्जरी करी थी। तो फिर वो बताती है कि हाँ, वो लगातार 7 सर्जरी करके आई है, इसलिए उसे नेक में काफ़ी पेन हो रहा है। तो वो कहता है कि मैंने अपने लिए भी एक मसाजर खरीदा था और एक तुम्हारे लिए भी रखा है। फिर बातें करते हुए इनका डिस्कशन प्रेगनेंसी के टॉपिक पर आ जाता है। तो शू इस बारे में सॉन्ग से क्लियर करती है कि अभी उसे अपनी काम की वजह से कोई बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि ये सही टाइम नहीं है। तो सॉन्ग भी उसे क्लियर करता है कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो शू सोचती है कि उन दोनों की मैरिड लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसा उसने सोची थी, बल्कि उससे भी अच्छी। और सॉन्ग वैसा ही है जैसा उसे मैरिज पार्टनर चाहिए था। फिर ये लोग सॉन्ग के घर पहुंचते हैं और सॉन्ग की मॉम शू का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है और उसे मिलकर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तो यहाँ पर सॉन्ग ने जब आंटी कहकर बुलाती है तो सॉन्ग की मॉम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करती है कि धीरे धीरे सब चेंज जाएगा, और वो उसकी तारीफ करती है कि वो तो फोटो से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है रियल में। और फिर सॉन्ग की मॉम शू को गिफ्ट में बहुत सारे प्रॉपर्टी पेपर्स दे रही होती है कि वो जो चाहे वो वाले घर ले सकती है, और बहुत सारी ज्वेलरीज भी, जो कि शू नहीं लेती और कहती है कि उसे अभी घर की ज़रूरत नहीं है। तो मॉम फिर कहती है कि कम से कम ये फैमिली का हेirloom तो लेना ही होगा, और वो उसे जेड ब्रेसलेट पहना देती है और कहती है कि इसे तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो उनकी डॉटर इन लॉ जो बन चुकी है। और वो अभी भी सॉन्ग को डांटने लगती है कि इतनी अच्छी लड़की से उसने बस ऐसी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर शादी कर लिया है और उसके लिए कोई प्रॉपर वेडिंग भी नहीं रखा, उसे कोई प्रॉपर अच्छे गिफ्ट भी नहीं दिया। तो शू सॉन्ग को बचाते हुए उसकी मॉम से कहने लगती है कि आंटी कोई बात नहीं, ये जल्दी शादी का आइडिया मेरा ही था। और फिर यहाँ पर सॉन्ग शू को कह रहा होता है कि उसने जल्दी जल्दी में उसके लिए कोई शादी के गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया, तो वो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करे, उसकी मॉम ने इतना प्यार से दिए। तो शू मान जाती है। इसके बाद सभी डिनर के लिए बैठते हैं और यहाँ पर सॉन्ग की मॉम तो शू के प्लेट में खाना सर्व करे जा रही होती है और उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छे से खाए। फिर तभी डिनर के बीच में शू को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे पूछ रही होती है कि क्या वो आज भी डिनर के लिए नहीं आएगी। शू की मॉम को लग रहा होता है कि वो अभी भी अपने भाई वैन से नाराज़ है, पर शू यहाँ पर अभी इस बात को ज़्यादा नहीं बढ़ाती और कॉल कट करती है। फिर डिनर के बाद सॉन्ग यहाँ पर शू को वापस से जब हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है, तभी वो कार में उससे डिस्कस करती है कि उसकी मॉम ने उसे बहुत ज़्यादा ही महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए और वो उसे रिटर्न में इतनी वैल्यू नहीं दे सकती है, तो वो ये गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करे। तो सॉन्ग फिर शू को अच्छे से समझाता है कि उन लोगों ने शादी करे, कोई इन्वेस्टमेंट डील नहीं करे। वो उसे समझाता है कि मैरिड लाइफ में हर चीज़ एक दूसरे को बराबर देना ये सब ज़रूरी नहीं होता, और उसकी मॉम ने बहुत ही सिंसियरली उसे गिफ्ट दिए, तो उसे अच्छा लगेगा अगर वो रखेगी तो। और वो उसे बताता है कि उसकी मॉम को परफ्यूम बहुत पसंद है, तो अगर वो रिटर्न में उन्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती है तो उन्हें परफ्यूम गिफ्ट कर सकती है, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो उसके सजेशन को शू मान लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर शू जैसी हॉस्पिटल में आती है तो उसकी मॉम पहले से यहाँ पर उसकी सिस्टर के साथ मिलकर उसके इंतज़ार कर रही होती है और वो उसे पूछने लगती है कि क्या तुम अपनी किसी फ्रेंड के साथ बाहर गई थी और वो फ्रेंड मेल है या फीमेल। तो शू कहती है कि इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि साफ साफ कह दो ना, मेरी वजह से तुम बोल नहीं पा रही हो, मैं ही चली जाती हूँ। तो यहाँ पर मॉम वैन को भी रोकती है और शू को बताने लगती है कि वो उसकी सिस्टर वैन को यहाँ पर लेकर आई है, क्योंकि दोनों काफ़ी टाइम से मिले नहीं। तो शू अपनी मॉम से पूछती है कि आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या। तो उसकी मॉम कहती है कि क्या मुझे कुछ चाहिए होगा, तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन से घर नहीं आ रही हो, ब्रेकफास्ट पे भी अंकल भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो शू बताती है कि जब उसकी रेसिडेंसी कंप्लीट भी हो जाएगी तो भी वो उनके घर पे नहीं आने वाली। तो शू की मॉम कहने लगती है कि तुम अभी भी अपने भाई से नाराज़ हो ना, देखो मैं उससे तुम्हें सॉरी बोलने को बोलूँगी। तो शू कहती है कि उस घर में वापस आना मेरा कभी नहीं बनता है, क्योंकि वो घर मेरा कभी था ही नहीं। वो अपनी मॉम को ग्रैंडमा से किया हुआ प्रॉमिस याद दिलाती है कि उन्होंने कहा था कि वो बस उसकी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक ही उसकी देखभाल करेंगी। तो कहती है कि अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है, इसलिए वो चाहती है कि अब उसकी मॉम उसे अकेला छोड़ दे। तो शू की सिस्टर वैन्यू कहने लगती है कि अब इसे आपकी केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसकी मॉम उसे पूछने लगती है कि क्या तुम मेरे साथ माँ बेटी वाला रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो। शू फिर उनसे प्रेशर में बोल देती है कि अब उसके पास बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहेगी। तो फिर ये सुनते के साथ ही शू की स्टेप सिस्टर यहाँ पर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि पक्का तुम जो की बात कर रही हो ना, जो की फैमिली इतनी अमीर है और वो लोग हॉस्पिटल में भी पैसे लगाते हैं, तो लगता है उसकी मदद से तुम्हारा प्रमोशन हो रहा है और तुम उसकी वजह से इतनी आगे बढ़ रही हो। उसे कहती है कि तुम कितनी बेकार हो, पहले तुमने मेरे ब्रदर वेन चाओ को फंसाई और अब तुम उस अमीर लड़के जो के पीछे पड़ी हुई हो। तो शूज़ की ऐसी बातें सुनकर उसे चिल्लाती है कि दोबारा वो उसे ऐसी चीज़ें बोलने की हिम्मत ना करे, क्योंकि उसे गलत फहमियाँ हो गई है और अगर उसका दिमाग ख़राब हो चुका है तो वो जाकर अपने आप को साइकेट्रिस्ट को दिखाए। फिर दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि यहाँ पर फिर वेन्यू चिल्लाने लगती है कि शू ने उसे मारी है।
तो शू फिर इन दोनों से कह देती है कि अगर वो लोग अब यहाँ से नहीं गए ना तो वो सिक्योरिटी गार्ड को बुलाएगी और इन लोगों को ज़बरदस्ती बाहर करवाएगी। तो फिर वो लोग जाने लगते हैं और शू की मॉम जाते जाते भी उसे घर आने की रिक्वेस्ट करती है। फिर शू अपनी मॉम के जाने के बाद अपना बचपन याद कर रही होती है। जब वो छोटी थी तो उसकी मॉम ने अंकल वैन से शादी कर ली थी। उसकी मॉम ने उसे बोल दी थी कि अंकल वैन को इस बारे में नहीं पता है कि मेरी एक बेटी भी है, तो इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकती, तुम्हें ग्रैंड माँ के साथ ही रहना होगा। उस टाइम पर शू बहुत ज़्यादा छोटी थी और वो अपनी मॉम को रोकना चाहती थी, पर उसकी मॉम फिर भी उसे अकेले ग्रैंड माँ के पास छोड़कर अपना चली गई अंकल वैन से शादी करके अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करने के लिए। पर फिर जब ग्रैंड माँ की मौत हो गई तो शू की मॉम ने उसे अपने साथ वैन फैमिली में लेकर आ गई, जहाँ पर उसकी स्टेप फैमिली ने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करे। वैन्यू ने कभी उसे अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट नहीं करी और वो हमेशा बस उसे ताने सुनाते रहती थी कि ये घर उसका नहीं है और वो इस घर से चली जाए। तो इन लोगों के साथ रहकर भी शू बस अपने आप को अकेला फील करती थी कि ये लोग सच में उसके फैमिली मेम्बर्स थोड़ी ना है। शू ऐसी बहुत अपसेट होती है और उसका पेट भी दर्द हो रहा होता है और तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और वो शू को पकड़ के उसे पूछता है कि क्या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो शू कहती है कि तुम्हें कैसे पता लगा। तो कहता है कि डिनर के टाइम पे भी तुम कोई ठंडी चीज़ को हाथ नहीं लगा रही थी और तुम बार बार अपने पेट को पकड़ रही थी। फिर वो उसके रूम में लाने में उसकी हेल्प करता है और कहता है कि तुम इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए हॉट बॉटल लेकर आता हूँ। तभी वो उसके रूम को नोटिस करता है। तो शू कहती है कि वो बहुत बिजी थी इसलिए क्लीनिंग करने का उसे टाइम ही नहीं मिला। तो फिर वो तो तुरंत ही उसके लिए क्लीनिंग करने लग जाता है और बताता है कि उसे OCD है, इसलिए वो क्लीनिंग करे बिना रह ही नहीं सकता है। और फिर वो उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर यहाँ पर शू की हेल्थ को देखते हुए सॉन्ग उसके लिए सोया मिल्क मंगवाता है और फिर उसे इस बारे में डिस्कस करता है कि उसकी यहाँ की रेंट कंप्लीट होने में 1 महीना बचा है, इसलिए उन लोग को जब भी फ्री टाइम मिले तो एक न्यू घर देखने जाना चाहिए ताकि वो लोग अभी से डिसाइड कर सके कि वो लोग कहाँ रहेंगे। तो घर की बात सुनते ही शू काफ़ी शौक होती है कि वो उसके साथ रहने की अब प्लानिंग कर रहा है। तो वो उससे फिर से पूछती है कि क्या वो सच में उसके साथ रहना चाहता है। तो सॉन्ग उसे याद दिलाता है कि उनकी शादी अभी सीक्रेट है, तो क्या हुआ है तो लीगल और जेन्युइन। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे अलग रहना चाहती हो। तो शू तुरंत ही क्लियर करती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है तो मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो सॉन्ग फिर शू से पूछता है कि उसे कितना टाइम चाहिए। तभी इतने में शू को उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है और उसे याद आता है कि उसने अपनी मॉम से बोल दी थी कि यहाँ की रेसिडेंसी जब उसकी कंप्लीट हो जाएगी 1 महीने की तो उसके बाद वो उनकी वैन फैमिली के घर नहीं जाने वाली है। तो वो तुरंत ही डिसाइड कर देती है कि उसे एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत ही नहीं है। वो सॉन्ग से कह देती है कि जब घर फाइनल हो जाएगा तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, बस वो उसे पहले से ही बता दे ताकि फिर वो अपनी लीव ले लेगी और छोटे सामान के साथ तो वो पहले ही शिफ्ट हो जाएगी और बाद में वो लोग बड़ा सामान भी शिफ्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डे लंच टाइम में यहाँ पर शू और उसकी फ्रेंड लूसी दोनों सुनते हैं कि नर्स आपस में सॉन्ग के बारे में बात कर रहे होते हैं कि वो असल में किसी को हॉस्पिटल में सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। तो शू ये सुनकर अपनी फ्रेंड लूसी को इशारा करती है। तो लूसी उसे इशारे में कहती है कि मैंने किसी को भी कुछ भी पता लगने नहीं दी हूँ। फिर ये लोग नर्स लोग की बातें सुनते हैं कि असल में उन लोग को डॉक्टर सॉन्ग के ऊपर शक तब से हुआ जब से वो उसके लिए सोया मिल्क खरीद के लेकर जा रहा है और वो बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ख़रीदता है और यहाँ पर बाकी सभी को भी दिला देता है और रोज़ अपने ऑफिस से आधा घंटे पहले ही निकल जाता है। तो शू सोचने पड़ जाती है कि जब वो मुझसे मिलने आया करता था तो कहीं लोग ने देख तो नहीं लिए। पर तभी शू और लूसी इस बारे में इन लोग से पूछते हैं तो इन लोग को पता लगता है कि वो लोग सॉन्ग और डॉक्टर चियाओ की डेटिंग की बात कर रहे होते हैं। उन लोग को चियाओ के ऊपर शक हो रहा है कि सॉन्ग उसे डेट कर रहा है। फिर इतने में वो डॉक्टर चियाओ यहाँ पर पहुँच भी जाती है और इन लोग से पूछने लगती है कि तुम लोग क्या मेरे बारे में बात कर रहे हो। तो ये नर्स लोग फिर उससे पूछने लग जाती है कि आप और डॉक्टर सॉन्ग अपने रिलेशनशिप को कब पब्लिक कर रहे हो। तो डॉक्टर चियाओ यहाँ पर साफ मना करने के बजाय इन लोगों से कहने लगती है कि अभी हम लोग ऑफिशियल डेटिंग नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए अभी इस चीज़ में टाइम है। ये सुनकर तो सभी अपना खुश हो जाते हैं कि उन लोगों ने बिल्कुल सही गैस करें। तो शू को याद आता है कि जिस दिन सॉन्ग उसका सामान शिफ्ट करने में मदद कर रहा था उस दिन उसकी ड्यूटी भी थी। तो ये सोचती है कि लगता है इन लोगों ने फिर उसे देख लिए, पर अच्छा हुआ मेरा चेहरा नहीं देखे। तभी तो इन लोग को बस लग रहा था कि वो डॉक्टर चियाओ को डेट कर रहा है और उसका सामान लेके जा रहा था। यहाँ पर उन लोग के पास CCTV फुटेज भी होती है पर उस वीडियो में शू साफ साफ दिखाई नहीं दे रही होती है और वो लोग यहाँ पर इस वीडियो को दिखाते हुए चियाओ से पूछ रहे होते हैं कि ये वही है ना। तब यहाँ पर शू तो बस बात घुमाने की कोशिश कर रही होती है और चियाओ इन लोगों से कहने लगती है कि ये मैं नहीं हूँ। फिर शू यहाँ से जा रही होती है तभी इतने में सॉन्ग आता है और वो उसे टकरा जाती है। फिर सॉन्ग पूछता है कि तुम सभी को क्या हुआ, ऐसे जासूसी की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो। तो फिर वो लोग उस CCTV फुटेज को दिखाते हैं और उससे पूछना चाह रहे होते हैं कि वो लड़की कौन है। तो वो क्लियरली उन्हें बता देता है कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसका सामान शिफ्ट करवाने में मदद कर रहा था।
तो ये सुनकर सभी शॉक होते हैं कि डॉक्टर सॉन्ग आपकी शादी भी हो गई है। और यहाँ पर शू के हाथ में वो स्कार्फ होता है जो उस वीडियो में नज़र आ रहा होता है। तो जल्दी से यहाँ पर सॉन्ग बात को घुमाते हुए शू से कहता है कि आपके पास भी मेरी वाइफ की तरह सेम स्कार्फ है, लगता है आप दोनों की चॉइस कितनी सेम है। और वो सभी लोग को मना करता है कि चलो अब गॉसिपिंग करना बंद करो और काम पर चलो। तो फिर पूरी टीम यहाँ से चली जाती है और शू यहाँ चैन की सांस लेती है कि अच्छा हुआ CCTV फुटेज में मेरा चेहरा नहीं दिखाई दिया। तो लूसी कहती है कि वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर सॉन्ग ने बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को संभाल लिया। और वो तारीफ़ करती है कि सच में वो एक रिस्पॉन्सिबल मैन है, कितने अच्छे से सब कुछ हैंडल कर लेता है। फिर इतने में शू को सॉन्ग का मैसेज आता है, हम साथ में लंच करते हैं, और वो बाहर से उसे देख रहा होता है। फिर दोनों साथ में ऑफिस में लंच करने आते हैं। तभी यहाँ पर सॉन्ग उसे कह रहा होता है कि उन लोगों ने मेरी और डॉक्टर जियाओ की जोड़ी बनाई। तो वो कहती है कि तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तो शू कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम एक्सप्लेन कर लो। तो बताता है कि वो लोग साथ में कॉलेज में पढ़ चुके हैं और अभी सेम डिपार्टमेंट में भी है। तो जब भी इतनी सारी सर्जरी में वो भी उसके साथ होती है, अक्सर उसे काम के रिलेटेड चीज़ें बोलने के लिए आया करती है। तो शू पूछती है कि तुमने कभी उसके फीलिंग्स को नोटिस ही नहीं करे। तो सॉन्ग उसे बताता है कि वो बस उसे अपनी कलीग मानता है और कलीग्स के बीच में काम वगैरह की बातें होना तो नॉर्मल है। शू खुश होती है कि लेकिन उसने उसे सब कुछ क्लियरली बता दिया और वो हमेशा सच बोलता है। फिर यहाँ पर सॉन्ग उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ कल कहीं पर चलोगी, अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी साथ लेकर आना। तो कहती है कि हम कहाँ चलेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो उसे यहाँ पर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट वाले ऑफिस में लेकर आता है और उसके नाम पर अपनी मॉम की दी हुई सारी प्रॉपर्टी को लीगली उसके नाम करवा रहा होता है, जो कि शू कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तो फिर वो उसे समझाता है कि अब उन दोनों की शादी हो गई है और वो उसके साथ कोई घर नहीं खेल रहा है और अब वो राइटफुली इन चीज़ों की ओनर है, तो नाम तो उसका चढ़ना चाहिए ना। शू कहती है कि तुम इतना ज़्यादा आगे कैसे सोच लेते हो। तो वो कहता है कि मैरिज आखिर लाइफ लॉन्ग डिसीजन होता है और मैं तुम्हें बस हमेशा सिक्योर फील कराना चाहता हूँ। तो शूज़ की बात सुनकर खुश होती है कि ये बंदा हर चीज़ को इतना सिंपली और सीरियस वे में बोल लेता है सेम टाइम पर। और फिर दोनों अपने न्यू घर में जा रहे होते हैं, जहाँ पर डोर खोलने के लिए सॉन्ग ने यहाँ पर शू का भी फिंगरप्रिंट लगवाया होता है और अपना भी, और वो उसकी फिंगरप्रिंट लगवाने में मदद भी करता है। और फिर वो उसे पूरा घर दिखा रहा होता है, उसका स्टडी रूम भी, जहाँ पर उसने सब कुछ उसके हिसाब से बनवाया हुआ है। और वो उसे वहाँ पर रेस्ट रूम भी दिखाता है, जहाँ पर वो जब काम से थक जाएगी तो थेरेपी ले सकती है। और वो उसे सब दिखाते हुए पूछता है कि तुम्हें भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं अरेंज कर दूंगा। तो फिर इतनी सारी प्रिपरेशन देखने के बाद शू फिर उससे पूछने की कोशिश करती है कि उसका रूम कहाँ पर है, और वो पूछ ही लेती है कि कहीं वो साथ में तो नहीं सोने वाले। तो सॉन्ग फिर शू को इस बारे में याद दिलाता है कि जब उन लोग की पहली मीटिंग हुई थी तो उस दिन ही उन लोगों ने इस बारे में डिस्कस करे थे कि उन लोग की फ्लैश मैरिज होगी, ना कि सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो शू उससे कहती है कि मुझे लगा था कि तुमने बोले थे कि तुम्हें एक क्लिंगी पार्टनर नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि तुम कोई भी रिलेशन नहीं चाहते थे। तो सॉन्ग उससे क्लियर करता है कि उसने बोला था कि उसे क्लिंगी वाइफ नहीं चाहिए, इसका ये मतलब नहीं वो नाम की शादी करना चाहता है। वो उसे समझाता है कि वो कोई उसके साथ झूठा घर का गेम नहीं खेल रहा है, वो लोग अब एक नॉर्मल मैरिड कपल है। फिर भी वो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है और उसे मास्टर बेडरूम सोने के लिए दे देता है और कहता है कि अभी के लिए वो स्टडी रूम में सोएगा क्योंकि उसे हॉस्पिटल के कुछ ज़रूरी काम भी है, तो उसे काम भी साथ में करना है। वो कहता है कि लेकिन ये अरेंजमेंट टेम्पररी है। फिर इसके बाद शू अपने रूम में आ जाती है और वो सॉन्ग की कही हुई बातों के बारे में सोचती है कि भले ही उनकी बहुत ही जल्दी में शादी हुई है, लेकिन वो दोनों ही अपने रिश्ते को अच्छे से निभा रहे हैं। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अपने पुराने माइंडसेट को बदलेगी और इस रिश्ते को अच्छे से आगे बढ़ाएगी। और दूसरी तरफ सॉन्ग इस बारे में सोच रहा होता है कि क्या उसने शू को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। फिर मॉर्निंग में अलार्म बजता है और शू की नींद खुलती है और वो देखती है कि वो काफ़ी लेट हो रही है, तो वो जल्दी जल्दी में यहाँ बाथरूम का डोर खोलती है और देखती है कि सॉन्ग ने अभी शावर लिया है और वो शर्टलेस है। तो उसे देखकर फिर वो काफ़ी शाय हो जाती है। सॉन्ग उसे कहता है कि तुम फिर जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा। फिर वो ब्रश करते हुए उसे देख रही होती है कि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा है। फिर यहाँ ब्रेकफास्ट करने जब वो बैठती है तो सॉन्ग उसे ये समझा रहा होता है कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुम्हें इतनी ज़्यादा हिचकिचा नहीं देती, तो अभी भी वैसे ही रहो, तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्ट बताओ, तो इसलिए सब अंदर मत रखो। शू कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इस न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो रही हूँ। वो कहती है कि हम लोग अपनी शादी के बाद के प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉन्ग कहता है कि ठीक है। तो शू उससे कुकिंग के बारे में पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें कुकिंग करना आता है या फिर मुझे तीनों टाइम की कुकिंग करनी होगी। तो वो कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी काम से फ्री रहेगा वो कुकिंग कर लेगा। वो पूछती है कि घर के काम, तो सॉन्ग उसे कहता है कि उसके लिए पार्ट टाइम वर्कर्स आते हैं। तो शू फिर अपना कार्ड उसे दे रही होती है कि घर के हाफ एक्सपेंसेस वो पे करना चाहती है क्योंकि वो उसके ऊपर सारे बोझ नहीं डालना चाहती।
पर सॉन्ग नहीं लेता और कहता है कि इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो तो उल्टा उसे अपना सैलरी कार्ड दे देता है और कहता है कि इसे अब तुम रखो। और फिर उसे समझाने लगता है कि वो दोनों एक नॉर्मल मैरिड कपल है जिसमें अभी फीलिंग्स नहीं है, तो क्या हुआ, वो लोग धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स को कल्टिवेट कर सकते हैं। तो वो भी समझने की कोशिश करे। तो शू सोचती है कि यानी वो कहना चाहता है कि वो इस शादी के लिए सीरियस है। तो शू भी फिर उसे हाँ बोलती है। फिर नेक्स्ट डे शू की फ्रेंड लूसी को जब इस बारे में पता चलता है कि शू अब सॉन्ग के साथ उसके न्यू घर में शिफ्ट हो चुकी है, तो वो ये सुनकर बहुत खुश होती है और उसे छेड़ने लगती है कि लगता है वो दोनों ने अब फर्स्ट नाइट भी स्पेंड करे होंगे अपने न्यू घर में और अब उन दोनों की मैरिज लाइफ भी एक स्टेप आगे बढ़ गई होगी। तो शू बताती है कि साथ रहने का डिसीजन उसी ने ली थी क्योंकि उसकी रेसिडेंसी का टाइम ख़त्म होने वाला है और वो अपनी मॉम की वेन फैमिली के पास जाकर नहीं रहना चाहती है। तो उसकी फ्रेंड लूसी भी कहती है कि ऑफ कोर्स तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, आखिर तुम्हारा वो जो स्टेप ब्रदर जो है वो तुम्हें पसंद करता है और हमेशा तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है, और तुम्हारी वो स्टेप सिस्टर वो तो तुमसे कितना हेट करती है और तुम्हारी मॉम भी कोई तुम्हारी साइड नहीं लेती, तो वो घर का एनवायरनमेंट तुम्हारे रहने के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तभी ये दोनों फ्रेंड्स जो सीक्रेटली बातें कर रही होती है वो एक नर्स सुन लेती है और उसे शक होता है कि शू के पास जो मसाजर है वो उसने डॉक्टर सॉन्ग के पास भी देखी थी। तो फिर वो उसे पूछने लग जाती है कि उसके और डॉक्टर सॉन्ग के बीच में क्या चल रहा है। तो शू जल्दी से कवर अप करते हुए बोलती है कि उसे भी डॉक्टर सॉन्ग के पास मसाजर पसंद आया था, तो उसने उनसे लिंक मांग ली और ये ख़रीद ली। तो फिर ये कहती है कि फिर ये मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी लिंक दे देना, और फिर वो चली जाती है। और फिर यहाँ पर लूसी फिर से शू से शिकायत करती है कि उन दोनों की सीक्रेट मैरिज को छुपाने के वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है और परेशान हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शू की चीफ रेसिडेंट की पोजीशन का काम अब ख़त्म हो रहा होता है। तो डायरेक्टर फैंग उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तो शू कहती है कि टीचर फैंग सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से ही मैं अपना काम इतने अच्छे से कंप्लीट कर पाई हूँ। फिर इसी खुशी में डिपार्टमेंट की तरफ से एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी और साथ ही साथ शू के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए ये पार्टी रखी जाती है, और डबल खुशी में सॉन्ग के लिए ये वेलकम पार्टी भी होती है। और शू को जब ये पता लगता है कि कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट भी उनके साथ ये सेलिब्रेशन बनाएंगे, तो शू तो इन लोग से भी और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जब वो अपने घर पहुंचती है तो सॉन्ग के बारे में सोच रही होती है कि उन दोनों को साथ हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अब उसकी फैमिली बन चुका है, वो अब उसके इतने क्लोज हैं। फिर वो देखती है कि यहाँ पर एक टिफ़िन रखा होता है और सॉन्ग बैठा होता है। तो वो उससे पूछती है तुम मेरे साथ डिनर के लिए इंतज़ार कर रहे थे, देखो मैंने तुम्हें मैसेज करी थी ना कि आज मैं डिनर करके आऊँगी। तो फिर वो कहता है कि मैंने डिनर कर लिया, ये तो मॉम ने तुम्हारे लिए भेजी है। तो शू कहती है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, और वो उससे सॉरी बोलती है और फिर उस टिफ़िन को खोल के खाने जा रही होती है। वो बिल्कुल नाराज़ नहीं होता और उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें अभी ये फोर्सली खाने की ज़रूरत नहीं है, इसे तो ब्रेकफास्ट में भी खाया जा सकता है। और वो फिर उसे एक और गिफ्ट देने लगता है, और वो गिफ्ट एक कार है जिसको वो ऑलरेडी उसके नाम पे करवा चुका है। और वो उसे बताता है कि उसने जानबूझ के ज़्यादा शो ऑफ वाली कार नहीं ली है ताकि किसी को भी फालतू उस पर कोई शक ना हो, तो आराम से फिर वो इस कार को चला सकती है, उसे कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर सॉन्ग बता रहा होता है कि मेरी मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही है, तो उन्होंने सोचा है कि संडे को वो हमारे साथ डिनर करेंगी। तो शू से बताती है कि अरे संडे को तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है। सॉन्ग को भी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के बारे में पता तो था, लेकिन इस बारे में नहीं पता था कि शू की टीम भी वहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पर वो उसे छेड़ते हुए कहने लगती है कि ये टीम बिल्डिंग एक्टिविटी उसकी वेलकम पार्टी भी तो है और वो मेन पर्सन हो के भी जाने की नहीं सोच रहा है। तो फिर वो कहता है कि उसे स्पेशल प्रिविलेज नहीं चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग शू सॉन्ग को जिम करते हुए देख लेती है और वो गलती से कह देती है कि आज उसने कपड़े पहने हुए हैं। तो फिर वो सुन लेता है और कहता है कि लगता है तुम डिसअपॉइंटेड फील कर रही हो कि मैंने आज कपड़े पहना। तो वो तो नर्वस हो जाती है और जल्दी से बहाने करती है कि वो अब ब्रेकफास्ट बनाने जा रही है। फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बना है। वो बाथरूम का डोर नॉक करने जाती है इस बारे में सॉन्ग से पूछने के लिए, और तभी दरवाज़ा खुल जाता है। तो वह ऐसे देखकर जल्दी से मुड़ती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, स्टीम बंस या फिर सैंडविच। तो याद दिलाता है कि ब्रेकफास्ट फ्रिज में रखा है, बस गर्म करना है। तो कहती है कि ठीक है मैं गर्म करती हूँ। फिर वो उसे 1 मिनट रुकने बोलता है। तो शू पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हें सोया मिल्क भी चाहिए होगा। तो वो उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें घर में मुझे डायरेक्टर सॉन्ग बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाओ, आखिर हम लोग मैरिड कपल है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू अपनी फ्रेंड लूसी के साथ जब घूम रही होती है, तभी इतने में डॉक्टर छियाओ यहाँ पर शू को रोकती है और कहती है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी थी। तो लूसी यहाँ से चली जाती है और फिर छियाओ इस बारे में शू से पूछने की कोशिश करती है कि क्या वो डॉक्टर सॉन्ग से कुछ ज़्यादा क्लोज है। तो शू बहाना करती है कि नहीं हम तो बस 1 ही 2 बार मिले। तो ये कहती है कि अच्छा मुझे लगा था कि तुम लोग क्लोज होंगे, मैं बस जानना चाहती थी कि आखिर डॉक्टर सॉन्ग की वाइफ कौन है। फिर इसके बाद शू इस बारे में लूसी को भी बता देती है। तो लूसी कहती है कि कहीं उसे तुम्हारे और सॉन्ग के बारे में शक तो नहीं हो गया, मैं बस विश करती हूँ कि उसे कुछ ना पता लगे। तो शू कहती है कि फिक्र मत करो, बस ये बताओ कि टीम बिल्डिंग एक्टिविटी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो लूसी बताती है कि मैं तो अभी भी बस पैकिंग ही कर रही हूँ।
फिर नेक्स्ट डे लोग ट्रिप के लिए निकलते हैं और तभी यहाँ पर सारे आगे आगे चल रहे होते हैं और शू पीछे गिरने लगती है। तो सॉन्ग उसे टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और जल्दी से फिर लूसी भी उसके पास जाती है और कहने लगती है कि केयरफुल रहो तुम। तो ये सभी पीछे मुड़कर इन लोग को देखने लगते हैं और वो लोग सोचते हैं कि ये क्या चल रहा है। तभी जल्दी से फिर सॉन्ग अपना हाथ हटाता है और उसे कहने लगता है कि डॉक्टर शू अपना ख्याल रखो। तो वो उसे तुरंत ही थैंक यू डॉक्टर सॉन्ग बोलने लगती है और फिर सॉन्ग बाकी सभी के साथ आगे चले जाता है। और यहाँ पर लूसी कह रही होती है कि तुम दोनों तो सीक्रेट मैरिज का बोलने के बाद भी ऐसे हाथ में हाथ पकड़े रहते हो, कौन सा रोल प्ले कर रहे हो तुम लोग? तो तुम लोग को ये सब करके बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो शू कहती है कि कुछ भी मत बोलो, मैं तो बस गिर रही थी और वो मुझे बचा रहा था और हम दोनों कोई सच में हाथ थोड़ी ना पकड़ रहे थे। तो लूसी कहती है कि हाँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जब तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में सारे कलीग्स लोग को पता लगेगा तो तुम लोग तो एक्सपोज हो जाओगे, तो फिर कैसे फेस करोगे सभी को, और फिर बाकी सभी का रिएक्शन देखना भी बहुत ही मज़ेदार होगा। ऐसा बोलकर वो उसे छेड़ने लगती है। तो शू कहती है कि अब बस भी करो। फिर इसके बाद ये लोग अपना अपना एंजॉय कर रहे होते हैं और लूसी यहाँ पर शू की फ़ोटोज़ खींचने में मदद करती है। और तभी ये लोग देखते हैं ये सॉन्ग अपना अकेले में बैठ कर काम में लगा है। तो लूसी तारीफ़ करने लगती है कि वैसे तुम्हारा हस्बैंड बड़ा ही गुड लुकिंग है और बड़ा ही अच्छा है। तो शू कहती है कि अच्छा, अब तुम इसे स्कैमर नहीं बोल रही हो? तो लूसी कहती है कि वो तो मानना ही पड़ेगा ना, ये तो सच में हज़ारों में एक है। फिर तभी इतने में ये लोग देखते हैं कि डॉक्टर चाओ वहाँ सॉन्ग के पास जा रही है। तो लूसी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस टीम बिल्डिंग एक्टिविटी का फ़ायदा उठाकर सॉन्ग को प्रपोज करने गई होगी। शू कहती है कि ज़्यादा मत सोचो, और वैसे भी मैं सॉन्ग पे ट्रस्ट करती हूँ, और वैसे भी डॉक्टर चाओ से सीक्रेटली इतना टाइम से पसंद करती है तो कन्फेस करना तो बनता ही है ना। लूसी कहती है कि ठीक है, मुझे बस तुम्हारे लिए फ़िक्र हो रही थी। तो शू कहती है कि बस तुम मेरे लिए बहुत बायस्ड हो चुकी हो। और फिर लूसी यहाँ वापस से शू की फ़ोटोज़ क्लिक करने जा रही होती है। तभी शू के पीछे यहाँ जो आ जाता है। तो उसे देखकर वो पूछती है कि जो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं भी यहाँ स्पेशली तुम्हारी सेलिब्रेशन पार्टी मनाने आया हूँ और तुम्हारे टीचर फैंक से मैंने ऑलरेडी परमिशन ले चुका हूँ। तो मुझे पता लगा कि तुम यहाँ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए आई हो, तो मैं भी आ गया। जो यहाँ पर गुस्सा होने लगती है और उसे कहती है कि मैंने लास्ट टाइम तुमसे सब क्लियर करी थी ना। तो कहता है कि तुम अभी भी अपनी सिस्टर वैन्यू की वजह से गुस्सा हो। देखो, मैंने उससे सब कुछ क्लियर कर चुका हूँ कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें लाइक करता हूँ। तो शू कहती है कि देख लो, ये तुम्हारा और उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं बता दूँ कि मेरी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ये सुनकर जो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने टीचर फैंग से पूछा था, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चाओ जब सॉन्ग से बात करने गई होती है तो वो उससे कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया था। फिर उससे दिखाने लगती है कि ये तो डॉक्टर शू और जो है ना, जो तो बहुत टाइम पहले से ही शू को पसंद करता है। तो ये कहता है कि वो उनका पर्सनल मैटर है, हमें क्या। चाओ कहती है कि तुम बस यहाँ बैठे देखते रह जाओगे कि तुम्हारी वाइफ को कोई और ऐसे कन्फेस कर रहे हैं। वो कहती है कि सॉरी, पहले मुझे तुम दोनों की शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे। तो ये कहता है कि अब तुम्हें पता लग गया है तो प्लीज़ हमारी शादी को सीक्रेट रखना। फिर यहाँ पर सॉन्ग शू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो वो उसे हाँ बोलती है। तो फिर वो तुरंत यहाँ उसके पास आ जाता है और जो के सामने शू का हाथ पकड़ता है और कहने लगता है कि देखो, मेरी वाइफ थक गई है, तो मिस्टर जो अगर तुम्हें कुछ भी बात करना हो तो वर्किंग आवर्स में करना, अभी नहीं। तो जो शौक होता है कि तुम दोनों की शादी हो गई है, वो शू से फिर से कंफर्म करता है कि तुम्हारा हस्बैंड ये डॉक्टर सॉन्ग है। तो शू कहती है कि हाँ। फिर यहाँ पर सॉन्ग कह देता है कि मेरी वाइफ अभी हमारी शादी को सीक्रेट रखना चाहती है, तो हमारे लिए इसे सीक्रेट रखना और किसी को बताना नहीं। तो वो बेचारा शॉक रह जाता है और यहाँ से फिर शू और सॉन्ग जा रहे होते हैं और लूसी उसे समझा रही होती है कि अब तुम अपना मुंह बंद रखना। तो जो कहता है कि तुम्हें भी इस बारे में पता है। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है। और फिर शू यहाँ पर सॉन्ग से जो के बारे में क्लियर कर रही होती है। तो कहता है कि तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है। अगर वो सच में तुम्हारे मैरिज पार्टनर के लिए सूटेबल होता तो तुम कहीं और ब्लाइंड डेट के लिए नहीं जाती। तो शू कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ है, तो तुम मुझ पे ट्रस्ट करो या ना करो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ। तो सॉन्ग याद करता है कि सेम यही लाइन तो उसने उसे बोला था। और शू फिर सॉन्ग से क्लियर कर रही होती है कि उसके और जो के बीच में कोई भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि फैमिली मैटर की वजह से ही मैं शादी करना चाहती थी। सॉन्ग कहता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों बस स्वीटेबल है, यही काफ़ी है। फिर वो पूछती होती है कि तुम सब देख रहे थे तो तुम डायरेक्टली वहाँ पर क्यों नहीं आए। तो सॉन्ग कहता है कि मैंने बोला था ना कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कहीं पे भी बुला सकती हो। तो कहती है कि अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत ना हो तो सॉन्ग कहता है कि फिर इसका ये मतलब होगा कि तुम उस मैटर को अकेले हैंडल कर लोगी। मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटी पे पूरा बिलीव है और मैं कभी भी तुम्हें एम्बैरस करने वाली कोई भी चीज़ नहीं करूँगा। तो शूज़ की तारीफ़ करती है कि सच में वो मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। फिर इतने में बाकी कलीग्स यहाँ पर इन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिर आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं। फिर जब यहाँ ट्रिप में एक कलीग बेहोश हो जाता है तो ये सभी लोग उसे बचाने जाते हैं और सॉन्ग और शू दोनों मिलकर उसकी फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं। और फिर जब उसकी सांसें चलने लग जाती है तो ये लोग जल्दी से उसे हॉस्पिटल में भेज देते हैं। फिर बाकी कलीग्स मिलकर शू और सॉन्ग की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि दोनों का साथ में मिलके कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा है, दोनों बिल्कुल सेम टाइप के इतने बड़े एक्सपर्ट है।
तो यहाँ पर सॉन्ग फिर से इन लोगों को सिखाने बैठ जाता है कि कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी का भी फर्स्ट एड कैसे करना है। तो वो लोग फिर बहाने करने लगते हैं कि चलो चलो हम लोग फ़ोटोज़ खींचते हैं। वो शू और सॉन्ग भी मिलकर इन लोग के साथ ग्रुप फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं और फिर लोग पार्टी करते हुए काफ़ी ड्रिंक भी कर लेते हैं। शू तो ऑलरेडी इतनी ड्रंक हो गई होती है और यहाँ पर सॉन्ग उसे संभाल रहा होता है और तभी इतने में शू की फ्रेंड लूसी आकर इन लोग को ऐसे देख लेती है कि शू इतनी ड्रंक हो चुकी है और उसे हग और किस करने में लगी है और यहाँ पर सॉन्ग उसे संभाल रहा है। तो वो अपनी आंखें बंद करके जाने लगती है और तभी पीछे से जो और चाओ भी आकर इन लोग को ही देख रहे होते हैं। तो लूसी इन लोग की आंखें बंद करने लगती है कि तुम लोग ये सब मत देखो। तभी इतने में यहाँ पर सॉन्ग शू को उठा के लेके जा रहा होता है और कहता है कि तुम लोग कोई भी बहाने बनाकर कह देना कि हम लोग पहले निकल गए। और फिर सॉन्ग यहाँ से शू को लेकर घर पे आ जाता है और इसे यहाँ सोफ़ा पे लेटा देता है। शू तो इतनी ज़्यादा ड्रंक हो गई होती है कि उठकर जाने की कोशिश करती है और नीचे गिरने वाली होती है। तो जल्दी से सॉन्ग आकर उसे गिरने से बचाता है और वो टाइम पर उसे कैच कर लेता है। तो फिर वो उसके ऊपर ही हक करके सोने लग जाती है। फिर उसे बताती है कि देखो मेरा सर इतना गर्म है, कहीं मुझे फीवर तो नहीं हो गया। वो उससे अपना फ़ीवर चेकअप करवा रही होती है और कहती है कि तुम्हें पता है मेरी ग्रैंड माँ बचपन में मेरा फ़ीवर ऐसे ही चेक करती थी। और फिर वो ऐसे ही उसके ऊपर सर रखे हुए सो जाती है। मॉर्निंग में जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो सॉन्ग का हाथ पकड़े पकड़े सो रही थी। तो फिर वो कल रात के बारे में याद भी करती है और उसे तुरंत यहाँ पर सॉरी कहने लगती है। तो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ड्रंक थी और मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो उसे तुरंत ही हैंगओवर ड्रिंक दे रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी लिमिट कितनी है। तो कहती है कि 2 ग्लास। तो कहता है कि बिल्कुल नहीं, सिर्फ 1 ग्लास में तुम ड्रंक हो गई थी। फिर शुआ हॉस्पिटल में आने के बाद अपनी फ्रेंड लूसी से बात करती है तो वो तो इससे गुस्सा हो गई होती है कि कल तुमने इतनी ड्रिंक क्यों करी थी, तुम लोग तो बस सीक्रेट मैरिज के नाम पर कॉस्प्ले खेल रहे हो है ना। तो शू कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। फिर इतने में वो अपने टीचर फैंग को देख लेती है और तुरंत ही फिर उनके ऑफिस में जाती है उनसे बात करने के लिए और पूछती है कि प्रोफेसर फैंग क्या आप बिज़ी हो, अगर बिज़ी नहीं हो तो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। तो कहते हैं कि बोलो क्या बोलना है। तो शू जल्दी से दरवाज़ा बंद करती है और उन्हें बताने लगती है कि असल में मैंने शादी कर ली हूँ। तो फिर वो पूछते हैं कि किसके साथ, क्या जो के साथ। लेकिन नहीं, कुछ दिन ही वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछने आया था और वैसे भी उसके पास तो कुछ है भी नहीं और वो तुम्हारे लायक भी नहीं है और तुम भी थोड़ी ना उसे पसंद करती होंगी, तो पक्का वो नहीं है। तो फिर क्या तुम्हारी फैमिली ने किसी को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाई। वो उसे कहने लगते हैं कि मैं यहाँ तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हें ऊपर उठते हुए देखना चाहता हूँ और अब जब तुम अटेंडिंग फिजिशियन बनने वाली हो तो इस टाइम पर तुमने शादी करने का डिसीजन क्यों ले ली। तो शू बताती है कि प्रोफेसर असल में वो बंदा हमारे हॉस्पिटल का ही है और हम दोनों सीक्रेट मैरिज करे हुए। ये सुन के प्रोफेसर फैंग और गुस्सा हो जाते हैं कि अगर वो हमारे हॉस्पिटल से ही और उसने मेरे स्टूडेंट को एक प्रॉपर नेम भी नहीं दिया तो फिर तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे वो इस मैरिज को सीक्रेट रख सकता है, तो मुझे उसके बारे में बता, वो कौन सी डिपार्टमेंट में है, मैं जाकर उसके पैर तोड़ूंगा। तो शू फिर इन्हें सॉन्ग का नाम बता देती है तो वो तो पूरे के पूरे शौक हो जाते हैं और शू बताती है कि लेकिन ये सीक्रेट मैरिज का आइडिया मेरा था। तो प्रोफेसर फैंग पूछते हैं कि तुम उसी डॉक्टर सॉन्ग की बात करिए जो कि अभी कार्डियो डिपार्टमेंट का न्यू हेड है। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि अभी तुम बाहर जाओ, मुझे काम डाउन होने दो। तो शू फिर बाहर चली जाती है और फिर प्रोफेसर फैंग यहाँ पर सॉन्ग से बात करने आते हैं और कहते हैं कि तुम अभी बिजी नहीं हो ना, तो मुझे तुमसे एक प्राइवेट मैटर पे बात करनी है, मेरे ऑफिस में आओ। फिर शू की जब काम की छुट्टी हो जाती है और वो जब यहाँ से निकल रही होती है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो उसे कह रही होती है कि क्यों ना वो घर पे आ जाए अपने बॉयफ्रेंड के साथ और साथ में उनके साथ डिनर करे। तो शू मना करती है और ये भी बता देती है कि अब उसकी शादी भी हो चुकी है। फिर दोनों जब यहाँ कार में मिलते हैं तो शू सॉन्ग से पूछती है कि तुम काफ़ी थक गए हो, लगता है आज ज़्यादा ही ओवर टाइम कर लिए। तो फिर वो बताता है कि आज प्रोफेसर फैंग ने मुझे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया था। तो शू कहती है कि प्रोफेसर फैंग तुमसे मिलने गए थे। तो शू कहती है कि फिर उन्होंने तुमसे क्या बात करी। तो कहता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में, मेरी अचीवमेंट, इनकम, फैमिली और इवन फ्यूचर में बच्चों की प्लानिंग के बारे में भी। तो फिर ये कहती है कि और ये मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें परेशान किया। तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, प्रोफेसर फैंग तुम्हारी फ़िक्र करते हैं। तो वो सोचती है कि हाँ, और एक तो मेरी मॉम है। फिर हमें दिखाते हैं कि जब उसने अपनी मॉम को शादी के बारे में बताई थी तो उसकी मॉम तो गुस्सा ही हो गई थी, उसने पहले से उन्हें बताई भी नहीं और फिर उन्होंने उसे डिनर पे अपने हस्बैंड को लाने बोली थी ताकि वो लोगों से मिल सके। फिर शू इसी बारे में सोचकर अपसेट होती है। तो सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या हुआ है, क्या काम की वजह से तुम परेशान हो। तो बताती है कि ऐसी बात नहीं है। वो उसे कहती है कि उसकी मॉम का कॉल आया था और इस वीक उनका बर्थडे, तो उन्होंने उसे डिनर पे बुलाई है। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर मैं अच्छे से गिफ्ट प्रिपेयर करूँगा। तो शू कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी ना बताई हूँ। वो बताती है कि असल में उसकी स्टेप फादर की फैमिली के साथ उसका बिल्कुल भी अच्छा कनेक्शन नहीं है, वो लोग कोई उसकी फैमिली नहीं है और इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ बैठ के डिनर करो। तो ये कहता है कि ठीक है, फिर तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। देखो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्लियरली मुझे बता सकती हो। तो शू कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे वहाँ तक छोड़ने चलो और बस मेरी मॉम को अपने आप को एक बार दिखा दो और कुछ नहीं। और रही बात डिनर की, तो वो हम लोग अपना अलग से वीकेंड पर चलेंगे।
तो कहता है कि तुम्हें अपने आप को ऐसे फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जो भी चीज़ के लिए अनकंफर्टेबल हो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। हमारी मैरिज हमारा पर्सनल मैटर है और इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तुम प्रेशर फील मत करो। फिर इसके बाद शू सॉन्ग को लेकर अपने स्टेप फादर के घर पे जाती है और उनसे मिलवाती है कि अंकल बहन ये मेरा हस्बैंड है। तो मॉम कह रही होती है कि तुम लोग भी ना, शादी कोई इतना कैजुअल मैटर नहीं होता है, आखिर तुमने पहले हमें से क्यों नहीं मिलवाई। वो फिर सॉन्ग से पूछ रही होती है उसके बारे में कि वो दोनों मिले कैसे थे। तो फिर सॉन्ग बताता है कि ब्लाइंड डेट पर, और वो बताता है कि वो कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में है। तो फिर ये सुनकर मॉम तो खुश हो जाती है कि दोनों ही डॉक्टर्स हैं। फिर वो उसे पूछ रही होती है कि अभी वो एक नॉर्मल पोजीशन पर है या फिर चीफ रेसिडेंट बन गया है। तो सॉन्ग फिर शू को देखते हुए यहाँ पर उन्हें झूठ बताता है कि अभी वो कुछ नहीं बना है। तो ये सुनकर उसकी मॉम को तो गुस्सा आ रही होती है कि बिल्कुल शू की एज का है और अभी तक चीफ रेसिडेंट नहीं बना, जब इसे इतने टाइम तक प्रमोशन नहीं मिली तो ये ज़िंदगी भर क्या ऐसे ही रहेगा। फिर वो सॉन्ग से उसकी फैमिली के बारे में भी पूछने लगती है कि वो लोग क्या करते हैं। तो शू जल्दी से कह देती है कि मॉम अभी ये बिज़ी है, इसे अपनी हॉस्पिटल की शिफ्ट के लिए भी जाना है, ये बस आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया था और इसके बारे में हम लोग कभी और बात कर सकते हैं। तो उसकी मॉम मान जाती है कि ठीक है कोई जल्दी नहीं है, हम लोग कभी और मिल लेंगे। तो शू की स्टेप सिस्टर वेन्यू कहने लग जाती है कि आखिर ये तुम्हारा सन इन लॉ है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी कोई पड़ी नहीं है, देख लो ये दोनों तुम्हें कुछ मानते वानते नहीं है। तो शू का यहाँ पर मूड ख़राब हो जाता है। तो फिर सॉन्ग कहता है कि आंटी अंकल हम लोग अब चलते हैं, हम लोग काफ़ी बिजी है। तो फिर मॉम कहती है कि ठीक है फिर नेक्स्ट टाइम कभी हम लोग डिनर पे मिलेंगे। तो इसके लिए सॉन्ग मना कर देता है कि नहीं, आपके घर की बेटी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है और इस मैनरलेस लड़की के साथ तो हम लोग कभी डिनर नहीं करना चाहेंगे। तो वेन्यू चिल्लाने लग जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, और यहाँ से सॉन्ग और शू तो फिर अपना चले जाते हैं। फिर जब दोनों कार में आते हैं तो शू कहती है कि सच में मैंने सोची नहीं थी कि इतनी ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। तो सॉन्ग कहता है कि इन लोगों के साथ रहकर तुम्हारी लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल रही होगी ना। तो शू पूछती है कि अचानक से तुम ये क्यों बोल रहे हो। तो कहता है कि तुम्हारी वो स्टेप सिस्टर की बदतमीज़ी देख कर ही पता लग गया कि वो तुम्हें कितना परेशान करती रही होगी। तो शू से आज की हेल्प के लिए थैंक यू बोल रही होती है कि वो उसकी कैसे साइड ले रहा था। वो बताती है कि ग्रैंड माँ के जाने के बाद इतने साल बाद कोई अब मेरी केयर कर रहा है, और फिर ऐसा बोलते ही शू की आँख में आंसू आ जाता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में इस वेन्यू के अलावा भी कोई ट्रबल है। तो कहती है कि है, लेकिन कभी और बताऊँगी। और फिर वो सॉन्ग से पूछ रही होती है कि अभी टाइम भी है तो क्या हम लोग ड्रिंक करने चले। और तभी शू अपने स्टेप ब्रदर वेंचाओ को देखती है जो कि कार से जाते हुए उसे देख रहा होता है। फिर इसके बाद शू यहाँ पर सॉन्ग के साथ क्लब में आ जाती है और ड्रिंक करते हुए उसे बता रही होती है कि वो जानबूझ के ड्रंक होना चाहती है। और फिर यहाँ पर वो सॉन्ग को देखने लगती है। तो पूछता है कि क्या हुआ। शू कहती है कि बस मुझे तुम्हें देखना है। शू से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने लगती है कि अब उसकी हार्ट बीट उसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो पूछता है कि क्या इससे पहले नहीं। तो शू बताती है कि आज काफ़ी डिफरेंट है। और फिर वो सॉन्ग से किस करने की परमिशन लेती है और उसे किस करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो अपने प्रोफेसर के साथ यहाँ उनकी ऑफिस में होती है और उसके कलीग्स भी, और वो यहाँ पर इन लोगों को किसी पेशेंट के बारे में बता रहे होते हैं कि ज़्यादा ड्रिंक करना और स्मोक करना बिल्कुल भी अच्छा हेल्थ के लिए नहीं है। वो उन लोगों को भी मना कर रहे होते हैं। तो शू को तो याद आ रहा होता है कि कल उसने ड्रिंक करके क्या क्या करी है। तभी इतने में इसकी स्टेप सिस्टर वेन्यू इसे कॉल करके परेशान कर रही होती है। तो शू फिर बाहर आती है उससे बात करने के लिए, और वो कॉल पर शू को परेशान करने की कोशिश करती है। तो शू भी उसे अच्छे से सुनाकर बदला लेती है और कॉल कट करके फिर उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। और तभी वो दिखती है कि उसकी मॉम यहाँ हॉस्पिटल में भी उससे मिलने आ गई है और उसके लिए केक लेकर आई होती है और कहने लगती है कि तुम दोनों सिस्टर के बीच में लड़ाई हो गई थी और तुम मेरा बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट कर पाई, और उसने तुमसे झगड़ा करी होगी ना और तुम्हारा मूड ख़राब हो गया होगा। तो शू कहती है कि हर बार ऐसी होता है, वो मुझे प्रोवोक करती है और आप यहाँ पर उसके बदले में सॉरी बोलने आती है, और आप चाहती है कि हर बार की आप लोग की बुली करने वाली हरकतें मैं बस सह के लूँ और फिर वहीं पर जाऊँ और अपनी बेइज्जती करवाऊँ और वो फिर मुझे बुली करे। क्या आप बार बार ये सब रिपीट कर करके थक नहीं गई है। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसे सोचती हो, मैं बस तुम्हें फैमिली का एहसास दिलाना चाहती हूँ। तो शू कह देती है कि मुझे अब कोई फैमिली की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास खुद की फैमिली है। और फिर ये सब बोलकर वो जाने लगती है। तो उसकी मॉम उसे बातें सुनाने लग जाती है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दियो और तुमने अपने लिए कैसा मैरिज पार्टनर ढूंढी हो जो कि कोई लायक का नहीं है, उसने अपनी लाइफ में और करियर में कुछ अचीव किया ही नहीं है। तो क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ऐसे पर्सन से शादी करनी चाहिए थी, वो भी सीक्रेटली। तो शू कहती है कि मेरा छोड़ो, आप पहले अपना सोचो, आपने वैन फैमिली में शादी करी और आप मुझे छोड़कर चली गई। तो जब आप मुझे छोड़ ही चुकी थी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं। और तभी यहाँ हॉस्पिटल के सारे लोग ये सब सुन रहे होते हैं और सॉन्ग भी वहीं खड़ा होता है। फिर जब दोनों वॉक करते हुए घर के लिए जा रहे होते हैं तो सॉन्ग पूछ रहा होता है कि आज तो तुम्हारी मॉम ने सभी के सामने हंगामे कर दी, हमारे कलीग्स भी अब इस बारे में बात कर रहे होंगे ना। शू कहती है कि तुमने भी सुन लिए, असल में अभी मेरे सारे कलीग्स को पता नहीं है कि मेरी मॉम जिस मेरे मैरिज पार्टनर की बात कर रही थी, जिसका करियर ही नहीं है, वो तुम्हारी बात कर रही थी। तो कहीं ये सब की वजह से तुम पर तो कोई असर नहीं पड़ा ना। तो कहता है कि तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर ये सब का असर ना पड़े।
और हाँ, हस्बैंड वाइफ एक होते हैं, तो तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बुला सकती हो। वो कहती है कि तुम्हें भी लगता होगा ना कि मेरी मॉम और मेरा रिलेशन कितना वियर्ड है। एक्चुअल में बचपन से ही जब मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी, तब फिर स्कूल टाइम में मैंने उन्हें समझने की कोशिश करी थी कि वो मुझसे प्यार तो करती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने मुझे पाली नहीं, इसलिए वो मुझसे ज़्यादा मेरी स्टेप सिस्टर को प्यार करती है। और फिर ग्रैंड माँ के जाने के बाद वो मुझे लेने आ गई। तब तक मैं ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो चुकी थी और तब मुझे प्यार नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैं कभी उन्हें एक्सेप्ट कर ही नहीं पाई। तो फिर सॉन्ग ये सब सुनने के बाद शू से कहता है कि तुम्हें अपना माइंड फ्रेश करना है और सब अपने माइंड से निकालना है। वो फिर यहाँ अम्ब्रेला फेंक देता है और उसके साथ बारिश भी भीगने लग जाता है। दोनों ही फिर काफ़ी मस्ती करते हैं और फिर घर आने के बाद सॉन्ग शू को वेडिंग रिंग पहनाने लगता है। तो कहती है कि अचानक से तुम मुझे रिंग क्यों दे रहे हो? तो कहता है कि अचानक से नहीं है, जब हमारी शादी हुई थी मैंने तभी ले लिया था, बस मुझे मौका ही नहीं मिला। मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें दूंगा तो तुम ऑकवर्ड फील करोगी। और फिर वो शू का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि अभी हमारे आगे पूरी लाइफ पड़ी हुई है और मैं आगे भी हमेशा तुम्हारा साथ देने वाला हूँ। फिर मॉर्निंग में शू सो रही होती है और यहाँ पर सॉन्ग उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है और फिर वो उसे काम पर जाने के लिए जगाता है। फिर दोनों जल्दी जल्दी तैयार होकर अपना हॉस्पिटल जाने के लिए निकलते हैं। फिर दोनों अपना अपना काम में बिजी हो जाते हैं। शू अपनी मीटिंग में होती है और तभी उसे सॉन्ग कॉल कर रहा होता है। शू अपना फ़ोन साइलेंट कर रही होती है और फिर सोचती है कि वो हमेशा मैसेज करता है, लेकिन इस बार कॉल कर रहा है तो क्या पता कुछ ज़रूरी बात होगी। फिर वो यहाँ मीटिंग से फ्री टाइम लेकर बाहर आती है कॉल पे बात करने के लिए और सॉन्ग उसे बताता है कि गलती से तुमने मेरी आईडी ले ली हो और मेरे पास तुम्हारी है। तो फिर दोनों चुपके से अपनी आईडी एक्सचेंज करने के लिए मिलते हैं और कॉल पे बात करते हुए ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे थे। फिर शू अपनी ऑफिस में आती है और अपनी फ्रेंड लूसी से इस बारे में बताती है कि वो लोग की आईडी एक्सचेंज हो गई थी और वो ये लेने गई थी। तो लूसी बताती है कि अब चैट में भी सारे कलीग्स तुम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं और उन्हें तो शक हो गया है कि तुम अपने हस्बैंड को चीट कर रही हो और सॉन्ग के साथ सीक्रेट रोमांस में लगी हो। तो शू तो शॉक हो जाती है कि ये क्या हो गया। और वहाँ पर हम देखते हैं कि सॉन्ग को ये सारी चैट्स देखने को मिलती है कि सभी लोग उसके और शू के बारे में बातें कर रहे हैं। फिर तभी इतने में उसका कलीग उसके नेक पर निशान देख लेता है और कहता है कि तू ना कोट पहनकर बाहर जाना। पर सॉन्ग तो फिर भी बिना कोट के ही जा रहा होता है और सारी नर्स फिर ये सब देखकर और बातें करने लगती है और ये सब चीज़ भी अब शू तक पहुँच जाती है कि सॉन्ग ऐसे घूम रहा है और सभी लोग अब उन दोनों के बारे में और बातें कर रहे हैं। वो सॉन्ग को मैसेज करके बताती है तो वो कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं अगली बार ध्यान रखूँगा। फिर रात में हम देखते हैं कि शू यहाँ पर सॉन्ग से एकदम दूर लेटी होती है तो वो उसे हक करके सोने लगता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी थक गई हो, तो हम बस ऐसे ही सोने वाले। मॉर्निंग में जब शू की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि वो ऐसे सॉन्ग को हक करके कितना कंफर्टेबल सो पाई है। फिर वो उठने लगती है तो सॉन्ग कहता है कि बस 5 मिनट और फिर हमें तैयार होकर जाना भी है। और फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग की मॉम यहाँ शू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई होती है और वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर यहाँ पर जब शू ने अपने डिपार्टमेंट में लेकर आती है तो सभी को यही बताती है कि वो उसकी मदर इन लॉ है। ये सुनकर सॉन्ग की मॉम और खुश हो जाती है और फिर यहाँ पर उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए लंच भी लेकर आई है। और फिर वो उसके और अपनी फ़ोटो को सॉन्ग को सेंड कर देती है और कहती है कि देख लो मेरी डॉटर इन लॉ कितनी अच्छी है। वो सभी को मुझसे इंट्रोड्यूस भी करवा रही है और फिर शू ने प्रोफेसर फैंग से भी मिलवाती है और बताती है कि ये मेरी मदर इन लॉ है और उनसे कहती है कि मॉम ये मेरे प्रोफेसर हैं। तो सॉन्ग की मॉम ये सुनकर और खुश होती है और फिर यहाँ पर डायरेक्टर फैंग तो बताने लगते हैं कि मैं तो शू की अचानक से ऐसी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ, अभी उसका करियर का अच्छा पॉइंट चल रहा है। तो सॉन्ग की मॉम तो सॉन्ग की बुराई करने में लग जाती है कि हाँ मेरी डॉटर इन लॉ है इतनी प्यारी, वैसे तो मेरे बेटे के लायक नहीं है, कहाँ उसका IQ लेवल इतना कम है और ये इतनी प्यारी है। तो यहाँ पे डायरेक्टर फैंग भी शॉक हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। वो चले जाते हैं और शू भी यहाँ पर सॉन्ग की मॉम की बातें सुनकर शॉक होती है और फिर वो जब जा रही होती है तो वो उन्हें छोड़ने जाती है बाहर और ये सब देखकर सॉन्ग स्माइल कर रहा होता है और शू को देखता है। शू की मॉम यहाँ वापस हॉस्पिटल आई होती है और वो इस बार सॉन्ग से कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर वो बिजी होता है तो अपना चला जाता है और यहाँ पर उसका असिस्टेंट डायरेक्टर कह रहा होता है। तो सॉन्ग की मॉम को अब पता लग जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है। वो शू को फिर कहने लग जाती है कि उसने इससे बारे में उन्हें क्यों नहीं बताई थी। तो शू ये डायरेक्टली उनसे कह देती है कि उसे मौका नहीं मिला था और वैसे भी उनकी सीक्रेट मैरिज है तो इसलिए वो नहीं बता पाई। उसकी मॉम गुस्सा हो रही होती है तो शू उनसे क्लियर करने लगती है कि अब इस बारे में जाकर वेन्यू को मत बता देना, नहीं तो वो फिर ट्रबल क्रिएट करेगी, ये मैं आपसे भीख मांग के कह रही हूँ। तो फिर उसकी मॉम उसे चिल्लाने लगती है कि हम माँ बेटी के बीच में क्या भीख मांगने वाला वर्ड आना चाहिए, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी इतने में यहाँ पे प्रोफेसर आ जाते हैं और शू को चलने के लिए बोल रहे होते हैं और उन्हें भी यहाँ पर शू की मॉम के ऊपर गुस्सा आती है कि सच में शू की तो मदर इन लॉज की मॉम से ज़्यादा अच्छी है। फिर हम देखते हैं कि सॉन्ग अपना अर्जेंटली बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाता है और तभी शू से कॉल पे बात करती है और कहती है कि वो अपना ख्याल रखे।
तो सॉन्ग कहता है कि तुम पूछना चाह रही होंगी कि मैं वापस कब आऊँगा, तो फिक्र मत करो, बस जल्दी से यहाँ पर सर्जरी कंप्लीट हो जाए फिर मैं आता हूँ। फिर एक दिन हो जाता है और शू सॉन्ग को मिस करते हुए उससे बस मैसेज पे बात कर रही होती है और फिर वो उसे पिक करने पहुँचती है। यहाँ पर वो बताता है कि उसने कितनी सारी सर्जरी हैंडल किया तो अब उसके हाथ दुख रहे हैं, तो वो उसके हाथ दबाने लगती है और फिर कहती है कि चलो अब मैं तुम्हें खाने पे लेके चलती हूँ। फिर जब दोनों घर आ जाते हैं तो साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि काम की छुट्टी होने के बाद जब दोनों हाथ पकड़ के यहाँ पार्किंग लॉट में घूम रहे होते हैं, तब यहाँ पर एक कलीग तो इन लोग को देख लेती है, तो वो लोग जल्दी से हाथ छोड़ देते हैं और बहाना करते हैं कि हम लोग बस ऐसे ही मिल गए थे। और फिर शू जल्दी से सॉन्ग के पास आती है और उसे कहती है कि अरे वो मुझे जल्दी में हाथ हटाना पड़ गया। वो कहती है अच्छा गुस्सा मत हो, बस 3 दिन की बात है, उसके बाद तो फिर हमें अपनी मैरिज को सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है कि बस ठीक है, 3 दिन का इंतज़ार है। फिर हम शू के स्टेप ब्रदर वेंचाओ को देखते हैं, जो कि इन दोनों को जब बार बार साथ देख लेता है तो वो प्रोफेसर को शू की कंप्लेन करने जाता है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए और उसे प्रमोशन ना मिले, पर उसका काम बिल्कुल नहीं होता है। और 3 दिन पूरा होते ही शू अपने सारे कलीग्स को अपनी और सॉन्ग की शादी के बारे में बता देती है कि असल में वो उसका हस्बैंड है, और दोनों फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी सभी को शेयर कर देते हैं और सॉन्ग शू की मदद करता है उसकी इमेज क्लियर करने में। और फिर हम देखते हैं कि शू की मॉम वापस से उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर आई होती है, तो शू को पता होता है कि वो फिर से वेन्यू के लिए आई है। वो कहती है कि मुझे पता है आप नहीं चाहती हो कि मैं वेन्यू को टारगेट करूँ, इसलिए आप मुझे खुश करने की कोशिश करिए, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो उनके साथ सब कुछ क्लियर करती है कि वो उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। बचपन में जब वो उसे छोड़ कर गई तभी सब कुछ खत्म हो गया था। फिर शू चली जाती है और उसकी मॉम यहाँ रोने लगती है और हम देखते हैं कि शू घर पे आने के बाद अपसेट होती है और तभी यहाँ पर सॉन्ग उसे कंसोल कर रहा होता है और फिर दोनों अपनी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू को यहाँ पर अर्जेंटली काम का मैसेज आता है कि बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो उनकी जान बचाने जाने के लिए निकलती है और सॉन्ग फिर बिल्कुल भी शू से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, तो वो जल्दी से उस जगह पर पहुँचता है और यहाँ पर शू को सेफ देखकर वो खुश होता है और जल्दी से उसे हक करता है। शू बताती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और इसलिए वो कॉल पे बात कर ही नहीं पाई, और फिर शू यहाँ खुश होती है कि इस लाइफ में अब कोई है जो उसकी इतनी ज़्यादा केयर करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेन्यू जो हरकतें कर रही होती है उसके लिए उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि वो सब ना करे, तो वो उनसे झगड़ने लग जाती है। तभी उसके डैड को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर ये लोग जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो ये सर्जरी शू करने वाली होती है और ये लोग को साइन करना होता है, तो वेन्यू रोकने लगती है कि वो कैसे मेरे डैड की सर्जरी करेगी, आप प्लीज़ साइन मत करो। और वो यहाँ पर डॉक्टर बदलने की बात कर रही होती है, तो फिर यहाँ पर डॉक्टर उसे समझा रहा होता है कि ये टाइम नहीं है डॉक्टर चेंज करने का, कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि तुरंत ही सर्जरी की ज़रूरत है। तो भी ये मान नहीं रही होती है और कहती है कि मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और वो इतने इज्जत पे पीछे पड़ जाती है। तो फिर शू की जगह ये सर्जरी सॉन्ग करता है और यहाँ पर शू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने ऑफिस में आ जाती है। और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शू और सॉन्ग अपने सारे कलीग्स को घर बुलाए होते हैं डिनर के लिए और ये सभी काफ़ी सारी बातें करते हैं। और फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं कि शू सॉन्ग को अपने साथ सनराइज़ दिखाने के लिए बाहर घुमाने लेकर गया होता है। दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और सॉन्ग यहाँ पर शू को रिंग पहनाते हुए उसके साथ वेडिंग करता है। दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं। फिर फाइनली 1 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि दोनों का बेबी हो गया होता है और यहाँ पर सभी कलीग्स आए होते हैं और वो लोग देख रहे होते हैं कि सॉन्ग कैसे अपने बेबी का डायपर चेंज करने चला गया और वो उसकी केयर कर रहे हैं। वो सभी कलीग से देखकर बड़े शॉक हो रहे होते हैं कि हमारे हैट को हम लोग पहली बार ऐसे देख रहे हैं। फिर ये सभी शू से उसकी और सॉन्ग की लव स्टोरी के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो जो बताने लगती है कि वो तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि हम लोग ऐसे अचानक से ब्लाइंड डेट पर मिलेंगे और इस तरीके से हमारी इतनी प्यारी लव स्टोरी होगी। तो ये सभी ये सुनकर तो बड़े खुश हो रहे होते हैं। फिर इतने में इन लोग को एमरजेंसी कॉल आती है कि सभी डॉक्टर्स को पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए इमरजेंसी में जाना होगा, तो सभी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।